हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है समुच्चय, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट सेट्स। आज के इस वीडियो के साथ मैं आप लोगों की क्लास 11 के मैथ्स को स्टार्ट कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, के पहले हमारे ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास 11 में मैथ्स लिया उनका मैं वेलकम करता हूँ और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि रेगुलर अगर हमारे वीडियोज़ को आप देखते रहेंगे और जो हम कहेंगे वैसा आप लोग करते रहेंगे तो आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में आप विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, उस कंडीशन में भी आप लोग को घर बैठे हम वो सारी की सारी फीलिंग प्रोवाइड करा देंगे कि ऐसा लगेगा कि हम क्लास में बैठे हुए हैं और सर हमारे सामने बोल रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स अध्याय 1 समुच्चय, इसको हम सेट्स बोलते हैं। प्रश्नावली 1.1 का परिचय हम आपको कराएंगे। परिचय का मतलब क्या है? मतलब एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं, देखो मेरा कंसेप्ट अलग है। मैं इस तरीके से पढ़ाता हूं कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे ना पहुंचे, पहले उसकी लॉजिक, उसके कंसेप्ट को समझ ले, देन हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 के कंप्लीट इंट्रोडक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि चैप्टर का नाम है सेट्स मीन्स समुच्चय, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि समुच्चय कहते किसे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं समुच्चय। एकदम ध्यान से समझते चलेगा, बहुत ही आसानी से आपको सारी की सारी बातें यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। स्टूडेंट्स देखिए, समुच्चय को इंग्लिश में सेट्स कहा जाता है। देखो सेट जो होता है, आप लोगों ने ऐसा वर्ड सुना होगा, जैसे आप लोग बोलते हैं कप का सेट होता है, प्लेट का सेट होता है। तो सेट का मतलब कलेक्शन होता है, ग्रुपिंग होता है, समूह होता है। हम अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट टाइप्स के समूह के बारे में चर्चा करते रहते हैं, जैसे बच्चों का समूह, ठीक है, जैसे बच्चों का समूह, जैसे जानवरों का झुंड, ठीक है, बर्तनों का समूह, तमाम प्रकार के समूह के बारे में हम बात करते हैं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समूह, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, 2 से विभाज्य संख्याओं का समूह, सम संख्याओं का समूह, ये सब समूह हैं। तो उसी समूह को ही समुच्चय कहा जाता है जब वो एक किसी पर्टिकुलर शर्त को फॉलो कर दें। वो पर्टिकुलर क्या है शर्त जिसको फॉलो करने पर कोई भी समूह समुच्चय कहलाता है, उसी के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। तो डियर स्टूडेंट, समुच्चय की परिभाषा होती है द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहा जाता है। देखो अभी मैंने बताया कि समुच्चय एक समूह है, लेकिन वो समूह कैसा है? वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है। अगर वो वेल डिफाइंड होगा तभी वो समूह समुच्चय कहलाएगा, नहीं तो ऐसा कोई समूह समुच्चय नहीं कहलाएगा। तो परिभाषा को लिखते हैं, फिर धीरे धीरे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। बच्चों, समुच्चय की परिभाषा हमने यहाँ पर आपको बताया कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को, ध्यान समझते चलेगा और नोट करते चलेगा मेरे साथ, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। समूह को क्या कहेंगे बच्चों? समुच्चय कहते हैं। एक बात हमारी ध्यान से समझिएगा आप लोग कि जब कभी भी आप मैथ्स का लेक्चर देखने बैठेंगे तो वहाँ पर आपके पास कॉपी और पेन होनी चाहिए। आपको मोबाइल के सामने टेबल पे रख देना है और जैसे जैसे मैं कहूँगा वैसे से आपको करते चलना है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा परिभाषा? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है बच्चों, सुपरिभाषित। अगर इसी डेफिनेशन को हम इंग्लिश में लिखें तो बोलते हैं द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, JECTS रहेगा, ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। ध्यान समझना, इज नोन एज सेट। यहाँ पर भी एक वर्ड यूज हुआ है जिसका नाम है वेल डिफाइंड। कहा गया वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। अब हम इस बात पे डिस्कस करें कि वेल डिफाइंड होता क्या है, किस प्रकार के समूह को हम वेल डिफाइंड कहेंगे, किस प्रकार के समूह को हम वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम क्लास में बैठे किसी भी बच्चे को खड़ा करके पूछें और उससे पूछें कि डियर स्टूडेंट अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का नाम बताइए, तो क्या बताएगा? AEIOU के अतिरिक्त कोई और नाम नहीं बताएगा। बातें समझ में आ रही हैं? आप ये मत सोचिएगा कि आप मतलब हो सकता है किसी को पता ना हो, तो पता ना हो तो वो अलग बात होती है। वैसे 11 में आप पहुंच गए तो आपको पता ही होगा, पता ना हो अलग बात है, लेकिन होता वही पर्टिकुलर है। अगर आप किसी से अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के नाम पूछेंगे, उनके समूह के बारे में पूछेंगे, तो AEIOU के अतिरिक्त वो कुछ और नहीं बताएगा। लेकिन अगर हम क्लास के डिफरेंट स्टूडेंट्स को खड़ा करें और उनसे पूछें कि आप भारत के 5
महान बल्लेबाजों के नाम बताइए। तो हो सकता है सबका ओपिनियन अलग अलग हो, क्योंकि हो सकता है किसी को कोई बैट्समैन पसंद हो, किसी को कोई बैट्समैन पसंद हो। या सपोज कर लीजिए कि हम किसी दूसरे स्टूडेंट्स को पूछें, क्या पूछें उससे कि 5 खतरनाक जानवरों के नाम बता दीजिए, तो ये बच्चा कुछ और बताएगा, अगले बच्चे से ये पूरी उम्मीद है कि कुछ और नाम बताएगा, क्योंकि हो सकता है उसको शेर खतरनाक लगता हो और किसी को हो सकता है सियार खतरनाक लगता हो। तो कहने का मतलब ये है जो मैंने 5 खतरनाक जानवरों का समूह पूछा, वहां पर सबसे अलग अलग डिफरेंट आंसर आने के चांसेस हैं। इसका मतलब वो सुपरिभाषित नहीं है। अगर वो सुपरिभाषित होता, वेल डिफाइंड होता, तो उसकी डेफिनेशन, उसका कलेक्शन कभी भी चेंज ना होता। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऐसे कलेक्शन को कहेंगे जिसके बारे में किसी से भी कभी भी पूछा जाए तो उस कलेक्शन में आने वाले जो भी सदस्य हैं उनका नाम सभी लोग एक ही बताएं, तब वो वेल डिफाइंड होगा। और अगर उसको अलग अलग लोगों से पूछने पर उसका अलग अलग जवाब मिल रहा है तो सिंपल सी बात है कि ऐसा कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में बताया। तो कौन कौन से वेल डिफाइंड कलेक्शन होंगे देखिएगा स्टूडेंट्स, जैसे करके यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं हम कह सकते हैं, यहां पर क्या बोला हमने, कहा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह। ध्यान देना, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह। अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समूह की बात करें तो ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि किसी से भी पूछेंगे तो क्या बताएगा, ए ई आई ओ यू के अतिरिक्त कुछ और नहीं बताएगा। इसलिए ये क्या है बच्चों, वेल डिफाइंड है और यह एक समुच्चय है। कोई किसी से पूछता है कि 2 से भाज्य प्रथम 5 संख्याओं के नाम बताओ, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के नाम बताओ, तो क्या बताएगा, 2 बताएगा, 4 बताएगा, 6 बताएगा, 8 बताएगा और 10 बताएगा। इस तरीके से 2, 4, 6, 8, 10 ही बताएगा। इसके अलावा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या अगर भाज्य पूछी गई 0 को छोड़ करके तो यही बताएगा, कोई और नहीं बताएगा। लेकिन किसी से पूछा, जैसे मैंने अभी कहा कि 5 खतरनाक जानवरों के नाम बताओ, तो 5 खतरनाक जानवरों के नाम उम्मीद है कि सब लोग अलग अलग बताएंगे, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। आपसे पूछा जाए कि भारत के 5 महान लेखकों का नाम बताइए, तो आप किसी को महान नहीं कह सकते हैं। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया कि ये ज़्यादा महान है और ये कम महान है। बातें समझ में आ रही होंगी। तो इसलिए स्टूडेंट्स आपको अब तो समझ में आ गया होगा कि कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा, कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा। जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा उस वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम लोग समुच्चय कहेंगे। बाकी अभी हम लोग जब एक्सरसाइज पे आएंगे तो वहाँ पर फर्स्ट साइज में कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं जहाँ आपको चेक करना है कि ये जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन मीन सेट है या नहीं है। तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स तो हम लोगों को मिलने ही वाले हैं। अभी हम लोगों ने ये जान लिया स्टूडेंट्स कि सेट्स होते क्या हैं, समुच्चय होते क्या हैं। अब हम लोग इस बात पर डिस्कस करेंगे कि जो समुच्चय है, जो सेट्स है, उनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, उनको लिखेंगे कैसे, इनको लिखने का तरीका क्या होता है। मैथमेटिक्स में हर चीज़ को लिखने का अपना प्रॉपर तरीका होता है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, जैसा कि अभी तक आप लोग क्लास 10th में पढ़ते आए हैं, उसी तरीके से समुच्चय को लिखने का भी कुछ तरीका होता है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका नाम है स्टूडेंट समुच्चयों का निरूपण। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, समुच्चयों का निरूपण। समुच्चयों का निरूपण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। देखिए, समुच्चय जो होता है उसको लिखने की कुल 2 विधियां होती हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। नंबर पहली विधि जो होती है बच्चों, उसको बोला जाता है रोस्टर या तालिका विधि। क्या बोलेंगे, रोस्टर या तालिका विधि। आराम से समझते चलिएगा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्टूडेंट्स रोस्टर आर टेबुलर फॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारी दूसरी विधि है, उस विधि का नाम है स्टूडेंट्स समुच्चय निर्माण विधि। क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, जिसको इंग्लिश में बच्चों बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो किसी भी दिए गए समुच्चय को लिखने के ये 2 तरीके होते हैं। नंबर पहला है रोस्टर या तालिका विधि, दूसरी है स्टूडेंट समुच्चय निर्माण विधि, गुण या समुच्चय निर्माण, इसको गुण विधि के नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो अभी आप लोगों ने समझा कि सेट होता क्या है, आप उसको शायद पहचान पाएंगे, और समुच्चय को रिप्रेजेंट करने की 2 विधियां होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको हम ये बताएं कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठे ही होंगे, तो पहले इतने सारे कंसेप्ट को आप लोग नोट करिए। नोट करने के बाद फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि
किस तरीके से हम समुच्चय को रोस्टर या तालिका विधि से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी वीडियो को पास करें और इतने कॉन्सेप्ट को नोट करें, फिर हम लोग आगे डिस्कस करें। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए जो पहली विधि हम लोग यूज करते हैं जिसका नाम है रोस्टर या तालिका विधि, इंग्लिश में बोलते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, वो क्या होता है और उसमें क्या क्या बातें हमें ध्यान से समझनी है और क्या हमको उसका यूज किस तरीके से करना है वो भी हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो आइए कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स। अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था समुच्चय का, वहां पर मैंने बोला था अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह। ध्यान समझना, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, समझते चलना, के स्वरों का समूह। सपोज ऐसा हमने एक समूह लिया है और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि यह समूह जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, वेल डिफाइंड है, इसलिए यह एक समुच्चय को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर तो केवल हमने इसका गुण लिखा, एक समूह शब्दों में लिख दिया है। अब हमें इसको किस विधि से लिखना है, तालिका विधि से लिखना है। तो उसको लिखेंगे कैसे, देखो स्टूडेंट्स, रोस्टर या तालिका विधि में होता क्या है, जो समुच्चय होते हैं उनके सदस्यों को मझला ब्रैकेट या इंग्लिश में कर्ली ब्रैकेट आप कह सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा करके सेपरेट करके लिखा जाता है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। अब आपको करना क्या है, मझला ब्रैकेट हमेशा यूज होगा, स्मॉल या बड़ा ब्रैकेट आप यूज नहीं करेंगे। मझला ब्रैकेट का प्रयोग करते हुए इन सब को मझले ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के सेपरेट करके लिख दिया जाता है और इस पूरे को कुछ नाम दे देते हैं। जैसे ए नाम दे दिए कैपिटल में, बी दे दिए, सी दे दिए, एक्स वाई जेड कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो यह एक सेट ए है, छोटा सा इसका नाम हो गया, सेट ए है। किसका सेट है, किसका समुच्चय है, ए, ई, आई, ओ, यू का समुच्चय है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। अब सुनो, इसमें ध्यान क्या देना होता है, ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया। और कोई एग्जांपल ले लो, जैसे आपसे कोई कहे कि प्रथम 5 सम संख्याओं का समूह, तो आप इसको अगर बी से दिखा दो तो कैसे लिखोगे, 2, 4, 6, 8, 10, ये आपने एक सम संख्याओं का समूह लिख दिया। तो ये लिखने का तरीका होता है, हमेशा कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, कॉमा लगा के उनको लिखेंगे। अब सुनो स्टूडेंट्स, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी सदस्य लिखे गए हैं, इन केस ऑफ सेट्स, समुच्चय के केस में इन सभी को बच्चों क्या कहा जाता है, इस समुच्चय का अवयव कहा जाता है। इंग्लिश में इसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ए जो है वो समुच्चय ए का एक अवयव है, ई समुच्चय ए का एक अवयव है, यू समुच्चय ए का एक अवयव है, इस तरीके से। ऐसे ही यहाँ पर हम बात करें तो 2 जो है वो समुच्चय वी का एक अवयव है, 4 भी समुच्चय वी का एक अवयव है, 6 भी समुच्चय वी का एक अवयव है, 10 भी समुच्चय ए बी का क्या है स्टूडेंट्स, एक अवयव है। बी यहाँ पर रहेगा, बी का एक अवयव, यहाँ पर ए भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है उसे। अब अगर हम कहें कि 11 बी का अवयव है या 11 बी से बिलोंग करता है, तो आप कहोगे नहीं सर इसमें 11 नहीं है। तो यह जो मैंने आपको बताया कि ये इसका अवयव है, ये इसका अवयव नहीं है, इसको लिखने के लिए एक छोटे से नोटेशन का यूज करते हैं हम लोग, उसको समझिएगा। जैसे मान लो स्टूडेंट्स, हमें दिखाना है कि 4 जो है वो बी का अवयव है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे इसको इस तरह, और बिलोंग्स टू बी ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से सी की तरह सिंबल बना करके और ऐसे इसको लिखा जाता है, ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है। इसको पढ़ते हैं कि 4 बिलोंग करता है बी से, या 4 बी का अवयव है, ठीक है। या इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे 4 इज एलिमेंट ऑफ बी, और क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, 4 बिलोंग्स टू बी। इस तरीके से इसको हम पढ़ेंगे। क्या क्या बोल सकते हैं, 4 इज एन एलिमेंट ऑफ बी, या कह सकते हैं 4 बिलोंग्स टू बी, 4 बी से बिलोंग करता है। बात समझ में आई। अभी हमने आपको बताया कि सर 11 की बात करें तो 11 इसका अवयव नहीं है, ये इससे बिलोंग नहीं करता है, तो उसके लिए इस सिंबल का यूज करते हैं। 11 ऐसे लिखेंगे, एलिमेंट का सिंबल बनाएंगे और फिर इसको ऐसे काट देंगे। इसका मतलब है कि 11 जो है वो बी का एलिमेंट नहीं है, पढ़ा जाएगा 11 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी, या बोला जाएगा 11 नॉट या डज नॉट बिलोंग्स टू बी। 11 जो है वो बी से बिलोंग नहीं करता है। इतनी बातें समझ में आई गई हैं आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब इसमें एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझना है स्टूडेंट्स की, जब कभी भी हम लोग समुच्चय को, ध्यान देना, जब कभी भी हम लोग समुच्चय को रोस्टर या तालिका विधि से लिखते हैं, तो अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी अवयव 2 बार आया है तो उसको केवल एक ही बार लिखा जाता है। कैसे, जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लें बच्चों, मान लो हम ले लेते हैं
चलो स्कूल ले लेते हैं, स्कूल, ठीक है। अब स्कूल के जितने भी अक्षर आपको दिख रहे हैं, इन अक्षरों का एक समूह बनाना है। अगर इस समूह को सपोज करिए हम एक्स से दिखाना चाहते हैं, इस समुच्चय को एक्स से दिखाना चाहते हैं, इसके सारे जो अक्षर हैं उन्हीं का समूह बनाना, सारे अक्षरों को लिखा जाएगा। यहाँ लिखेंगे एस, फिर लिखेंगे सी, फिर लिखेंगे एच, फिर लिखेंगे ओ, फिर लिखेंगे एल। यहाँ पर ओ 2 बार आया था लेकिन उसको 2 बार नहीं लिखा जाएगा, केवल कितनी बार लिखा जाएगा, 1 बार लिखा जाएगा। ये छोटी सी बात है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आपको समझ में आ गया होगा रोस्टर या तालिका विधि में हम लोग क्या करते हैं, मध्य ब्रैकेट के अंदर उन सदस्यों को कॉमा लगा लगा करके लिख देते हैं। जो उनके अंदर आते हैं वो समुच्चय के अवयव कहलाते हैं, जो नहीं आते हैं वो अवयव नहीं कहलाते हैं। एलिमेंट है, अवयव है, उसका ये सिंबल है, अवयव नहीं है उसका ये सिंबल है। याद रखिएगा इसका मतलब क्या है, अवयव है, अवयव है। इसका क्या मतलब है बच्चों, अवयव नहीं है। वैसे हम लोग समुच्चय चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड का यूज़ करेंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पर बोलना कि 4b का अवयव है मुझे कम सही लगता है। हम लोग बोलेंगे 4 बिलोंग्स टू b, या बोलेंगे कि 4 इज एलिमेंट ऑफ b। बात समझ में आ रही होगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही होगी, आसानी से आप इसको समझ गए होंगे। आइए हम लोग चर्चा करते हैं अगली विधि के बारे में बच्चों, जिसका नाम है समुच्चय निर्माण विधि। ध्यान से समझते चलिएगा, इसका नाम है बच्चों क्या, समुच्चय निर्माण विधि, जिसको हमने इंग्लिश में नाम दिया था बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म। क्या नाम दिया, सेट बिल्डर फॉर्म। आइए समझते हैं कि ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है और इसका यूज़ करके किस तरीके से हम लोग समुच्चय को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए समझते हैं स्टूडेंट्स। अभी हमने एक समुच्चय लिखा A = AEIOU, ये हमारे पास एक समुच्चय है। किस रूप में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म या आप तालिका विधि इसको कह सकते हैं, उस रूप में लिखा गया है। अब स्टूडेंट्स इसको हम लोग किस रूप में लिखना चाहते हैं, समुच्चय निर्माण विधि से लिखना चाहते हैं। तो आपको हम बताएं स्टूडेंट्स कि समुच्चय निर्माण विधि जो होता है उसको ऐसे लिखते हैं, कैसे, एक को लिखते हैं जैसे एक्स सच दैट एक्स। यहाँ पर x लिख दिए तो x क्या है, वेरिएबल है। आपको 10th में पढ़ाया गया है कि x एक वेरिएबल है, तो x की वैल्यू वेरी करेगी, चेंज होगी और अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पर लिख दिया जाता है कि x सच दैट x क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ध्यान देना, क्या है बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। कहने का मतलब ये है कि इन अवयवों की जो आइडेंटिटी होती है, जो इनकी पहचान होती है, उसको यहाँ पर लिखा जाता है। आपको सभी अवयवों को लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती है। बातें समझ में आ रही हैं? और समझिए, अभी एक सेट हमने यहाँ पर लिखा था, कौन सा, 2, 4, 6, 8 और 10। इसको मान लीजिए हम लोगों को लिखना है इस रूप में समुच्चय निर्माण विधि से। तो कैसे लिखेंगे, एक तरीका तो ये है कि हम लिख दें b = x को पढ़ेंगे x सच दैट x। क्या लिखेंगे, b = x सच दैट x क्या है, प्रथम, यहाँ पे लिख देंगे प्रथम 5 सम संख्याएं हैं, या प्रथम 5 सम संख्या है, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा तरीका और अच्छा होता है स्टूडेंट्स को लिखने का, ऐसे लिखेंगे b = x सच दैट x = 2n लिख देंगे, जहां बता देंगे ये n भाई साहब हैं क्या। ध्यान देना, जहां कह देंगे n जो है वो लेस देन आपका 6 है तथा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हमने लिखा x सच दैट x की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2n के बराबर होगी, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है लेकिन उसके मान 6 से कम होना चाहिए। तो जब आप n का मान 1 रखोगे तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है ना, जब यहाँ आप 1 रखोगे तो 2 1 कम 2, यहाँ 2 आएगा, 2 रखोगे 2 दूना 4 यहाँ आएगा, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, और उसके बाद 6 आप नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें डेफिनेशन में मैंने लिख दिया है कि जो प्राकृतिक संख्या आप यूज़ करेंगे वो 6 से छोटी होनी चाहिए। तो आशा करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस लेक्चर में जो कुछ भी मैंने आपको समझाया है वो सारे की सारी बातें आपको कंप्लीट तरीके से समझ में आ गई होंगी। क्लास 11th का आप लोगों का ये फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट चैप्टर है, इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं। तो ज़्यादा लंबा हम इसको कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में बस इतनी ही बातें हमें आपको सिखानी थी। तो सारी बातें आपको जरूर समझ में आ गई होंगी। अभी आपको करना क्या है, मेरी बात ये सुन लीजिए, आपको एक कॉपी बना लेनी है डियर स्टूडेंट्स। उस कॉपी में आपको अपना सिलेबस नोट कर ले, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रोवाइड कराया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए।
अब स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, चैप्टर फर्स्ट डालना है, समुच्चय इसको हम लोग सेट्स कहते हैं। हाँ, एक बात सुनिएगा, आप लोग इंग्लिश वर्ड का यूज जरूर करिएगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आगे चल के आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद स्टूडेंट जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है इसको अपनी बुक की हेल्प लेते हुए, और जो मैंने यहाँ पर बोला, क्योंकि ये तो वीडियो है ना, ऐसा तो है नहीं कि आपने कान में सुना और निकल गया क्लास की तरह। इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि अब इसको बार बार रिपीट करके आगे पीछे करके सुन सकते हैं, जो भी चीज़ें कम समझ में उसको फिर से देख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग ऐसा करेंगे और अपनी नोट्स को प्रिपेयर करते हुए चलेंगे। हम ये जानना चाहेंगे हमारे ऐसे कितने स्टूडेंट्स जिन्होंने वीडियो को लास्ट तक देखा है, और जितना भी टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, जो भी करने के लिए कह रहा हूँ, उसको आप लोगों ने कर लिया है, वो मुझे जरूर आप जाकर के वहाँ पर बताइएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।